Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good morning to all of you and a very happy new year to all of you. I hope ये नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आए एंड आपका जो भी ड्रीम है जेआरएफ क्लियर करने का या असिस्टेंट प्रोफेसर करने का वो ज़रूर इस साल आपका पूरा हो। सारी जो विशेज़ हैं वो ज़रूर आपकी पूरी हो। यही मेरी आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स है एंड बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आज से आप लोग अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नए साल में नई शुरुआत हमें करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप तो बिल्कुल जी जान से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सेलिब्रेशन भी कीजिए बट अपनी प्रिपरेशन में भी लग जाइए, जिससे इस साल आपका जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जेआरएफ क्लियर करने का, वो ज़रूर पूरा हो। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी नई स्पिरिट के साथ हम लोग भी आज से अपनी एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं, जहां आज हम लोग यूनिट 1 जो हमारी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका पहले जो भी बेस हमारा है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जो भी हैं हमारे, जैसे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इनके बारे में हम लोग पहले आज की क्लास में एक ब्रीफ डिस्कशन इनका करेंगे कि ये भी एक तरह से बेस है हमारा सोशियोलॉजी का। क्योंकि आगे जो भी हम लोग क्लासिकल थिंकर्स पढ़ेंगे उसमें ये जो सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो ये आज के लिए आपको बहुत समझना अच्छे से ज़रूरी है, जिससे आगे के जो थिंकर्स हैं वो उन्हें समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो एंड उनको हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम लोग भी अपनी न्यू बिगनिंग्स है उसे हम लोग अपनी आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फंक्शनलिज्म की बात करें तो फंक्शनलिज्म क्या है? एक तरह से अप्रोच है, दृष्टिकोण है कि किस तरह से हम सोसाइटी को देख सकते हैं। तो सोसाइटी को ये क्या एक तरह से इंटरकनेक्टेड पार्ट्स में हमारा देखता है कि सोसाइटी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, सपोज इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब क्या है आपस में कनेक्टेड हैं। सभी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हमारा काम कर रहे हैं, सभी इस तरह से काम हमारे कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी फंक्शन करे, हमारी सोसाइटी किस तरह से काम कर सकती है। तो उसके बारे में फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है हमारा, वो इसके बारे में बात करता है, जहाँ हर एक जो पार्ट है अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिस तरह से जो पूरा सिस्टम है वो हमारा कवर कर सके। जैसे हमारी बॉडी में हर एक हमारा जो ऑर्गन है वो अपना फंक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है कि किस तरह से पूरी जो बॉडी है साथ में हमारी फंक्शन कर सके। उसी तरह हमारी सोसाइटी के जो भी डिफरेंट पार्ट हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से साथ में हमारे फंक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से काम करे। यही चीज़ हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी ऑर्गेनिक एनोलॉजी में हमें बताया था, जो हमने कवर किया था फाउंडिंग फादर्स सीरीज में। और यही जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो भी एक तरह से फंक्शनलिस्ट हमारे हैं। तो उन्होंने ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के बारे में बताया था। फंक्शनलिज्म जो है वो सबसे पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा इमर्ज होता है लगभग 20th सेंचुरी में, एंड सोशियोलॉजी में ये हमें लगभग 1930s के पीरियड में फंक्शनलिज्म का इमर्जेंस हमारी सोशियोलॉजी में होता है। तो ये ब्रीफ आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए। फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को क्या देखता है, एज अ सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ देखता है, जो हमारा सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरह से बात करता है कि हमारी सोसाइटी इस तरह, सोसाइटी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें इस तरह से काम करना चाहिए कि सोसाइटी में सॉलिडेरिटी हो, मतलब एकजुटता हो पूरी सोसाइटी के लोगों में, एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता हमारी सोसाइटी में हो। तो इसके बारे में वो बात करता है। ये एक मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है हमारा वो वृहद स्तरीय अभिन्यास के माध्यम से देखता है। मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव हमारा है, मतलब आप पूरा ग्रुप एज अ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कैसे चीज़ों को स्टडी करते हो। जैसे मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रो क्या होता है? जो इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखता है या सिंगल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में देखता है। बट मैक्रो क्या है? एज अ ग्रुप के फॉर्म में जो हमारी सोसाइटी को स्टडी करता है, मतलब सारे पार्ट्स मिलके हमारे किस तरह से काम कर रहे हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से बिल्डअप होता है, संरचना हमारी सोसाइटी की कैसे होती है, उस पर ये काम करता है। तो फंक्शनलिज्म हमारा एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। फंक्शनलिस्ट हमारे कौन कौन से थिंकर हैं जिन्हें हम लोग फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में रखते हैं? तो ऑगस्ट कोम्टे का नेम आपको ध्यान रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर मैंने आपको बताया, ये एक तरह से फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो एमाइल डर्कहाइम ने
ब्रॉनिस्लो मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, डेविसन, मुरे, टेलकट पासन और भी मेन हमारे थिंकर्स हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को फॉलो किया है। बट ये कुछ मेन हैं जिनका नेम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। डर्कहाइम है, मेलिनोस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन, डेविसन, मुरे, किंग्स, टेलकट पासन, ये सभी हमारे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, तो इनका नेम आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को हम लोग साथ में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। बट आपको ये ध्यान रखना है कई बार फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को हम लोग साथ में यूज करते हैं, वो भी हमारा सिमिलर प्रिंसिपल्स है। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो फर्स्ट ऐसे थिंकर थे जिन्होंने फंक्शन एंड स्ट्रक्चर वर्ड हमारा सबसे पहले यूज किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर का नेम भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, जिन्होंने फंक्शन और स्ट्रक्चर वर्ड सबसे पहले यूज किया था। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के बारे में ये हमारे बात करते हैं, तो इनका नेम भी आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। मेलिनोस्की को हम लोग एक प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं क्योंकि सिर्फ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने सोसाइटी को देखा था। एंड रेडक्लिफ ब्राउन को हम लोग प्योर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो सिर्फ ये जो दो थिंकर हैं इनका नेम आपको जरूर स्पेसिफिकली याद करना है। बाकी जो थिंकर्स हैं उसमें आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, बट मेलिनोस्की को प्योर फंक्शनलिस्ट हम लोग बोलते हैं एंड रेडक्लिफ ब्राउन को प्योर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हम लोग बोलते हैं। तो इन दोनों थिंकर्स का नेम आप लोगों को जरूर अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से, अगर हम लोग देखें सोसाइटी क्या है, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारा सरवाइव करने की बात करता है। तो सेम वही हर्बर्ट स्पेंसर का जो ऑर्गेनिक एनोलॉजी वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। एनोलॉजी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, मतलब ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स एंड सोसाइटी में उन्होंने किस तरह से सिमिलैरिटी देखी थी, तो वही चीज यहाँ पे बात की गई है। वो ये बताते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑर्गेनिज्म के, मतलब जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हमारे ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, उसी तरह से हमारी जो सोसाइटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए काम करती है। तो जीव के जो भी प्रत्येक भाग है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अस्तित्व के लिए काम करते हैं, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। उसी तरह से समाज में जो भी उनके डिफरेंट विभाग हैं, मतलब डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, एक तरह से रिलेशनशिप उनके बीच में हमारा बताते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का। फिर हम लोग देखें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ये मानते हैं सोशल स्ट्रक्चर का फंक्शंस, हमारा मेन काम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम। हमारी सोसाइटी की संरचना किस तरह से होनी चाहिए, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से साथ में सेटल होना चाहिए कि वो हमारी सोसाइटी के मेंटेनेंस या सर्वाइवल के लिए हमारा काम करें। इन डिटरमाइनिंग द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट आर गाइडेड बाय फॉलोइंग आइडियाज। मतलब हमारी सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर सकती है, किस तरह से स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए सोसाइटी का, तो डिफरेंट आइडियाज उन्होंने दिए हैं। सोसाइटी का मेन काम क्या होना चाहिए कि लोगों की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको वो अपना फुलफिल करें। लोगों की क्या आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे मेलिनोस्की है हमारे, वो बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं, तो वो भी हमारे एक फंक्शनलिस्ट हैं। किस तरह से जो फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स हैं, जैसे टेलकट पासन है, एजल मॉडल उन्होंने दिया है, तो ये क्या है, फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स हैं, ये जो जरूरी चीजें हैं हमारी सोसाइटी के लिए, बुनियादी आवश्यकताएं ये हमारी सोसाइटी के लिए, कि ये आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा कि अगर आपको सोसाइटी को फंक्शन करना है या सोसाइटी हमारी किस तरह से सर्वाइव कर सकती है, तो उसके बारे में ये हमारे बात करते हैं। किस तरह से हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये सारी जो चीजें हैं इन सभी के बारे में हमारी जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं वो हमारे बात करते हैं। फिर हम लोग देखें फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। ये अभी हमने समझा था, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एक तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी हमने ऑर्गन से उससे पढ़ा था, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हमारे जुड़े हुए हैं। उसी तरह से सोसाइटी में जो भी डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, डिफरेंट जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी सोसाइटी की, वो क्या है, आपस में हमारी जुड़ी हुई हैं
और वो सब साथ में मिलके हमारी सोसाइटी का फंक्शनलिज्म, सोसाइटी के फंक्शन करने का ये हमारा काम करती हैं। तो उस तरह से उन्होंने बताया है। जैसे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अपना काम करते हैं सोसाइटी में, और अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी है वो अब फुलफिल करती है। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, जो फैमिली है, फैमिली क्या है, ये भी एक तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो फैमिली हमारा रिप्रोडक्शन का, नर्चरिंग का एंड सोशलाइजेशन करने का काम करती है। फिर उसके बाद एजुकेशन हमारा आता है। तो ये जो सोसाइटी की स्किल्स हैं उसको, नॉलेज को ट्रांसमिट करने का काम करती है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी को, मेंबर्स को गवर्न करने का काम करते हैं। इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इन सब का काम करते हैं। रिलीजन हमारा मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं सोसाइटी की, ये जो सारे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह से काम करते हैं कि अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो परिवार का मेन फंक्शन हमारा क्या होता है कि बच्चों का पालन पोषण करें, समाजीकरण करें वो बच्चों का, मतलब सोसाइटी की वैल्यूज कैसे हम लोग, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कैसे हम लोग सिखा सकते हैं कि सोसाइटी की वैल्यूज, उसके बारे में। फिर एजुकेशन क्या करता है, हमें ज्ञान और संस्कृति की समझ देता है, नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है। राजनीति जो है वो अपने सोसाइटी के जो लोग हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट करने का काम करती है। अर्थशास्त्र जो है वो हमारा उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन सभी के बारे में बात करता है। मतलब कैसे चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे हम लोगों की जो डिमांड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकें। तो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हमारे प्रोड्यूस होने चाहिए। और फिर रिलीजन हमारा आता है, जो एक तरह से मोरल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन एंड उच्च शक्ति हमें प्रदान करने का काम करता है, जिससे हम लोग अच्छे से काम कर सकें उस अपनी सोसाइटी में। तो ये सभी बेसिक फंक्शंस हमारे बताए हैं डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस के। ये जब साथ में मिलके हमारे काम करते हैं तो फिर हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉपरली फंक्शन हमारी कर पाती है। तो इसके बारे में जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं हमारे, वो इस तरह से बात करती हैं। उन्होंने क्या बताया है, फंक्शनलिस्ट हमारे ये मानते हैं कि सोसाइटी में कुछ फंक्शनल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डिसफंक्शनल भी हो सकती हैं। फंक्शनल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे आर के मर्टन ने बताया है, सोसाइटी में कुछ फंक्शनल चीज़ें होती हैं, कुछ डिसफंक्शनल। फंक्शनल मतलब ऐसी जो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी की होती हैं, जो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। समाज में जो स्थिरता, संतुलन प्रोवाइड करने का काम करती है, वो हमारी फंक्शनलिज्म या कार्यात्मक चीज़ें होती हैं, फंक्शनल। दूसरा हम लोग बात करें डिसफंक्शनल, मतलब ऐसी चीज़ें जो स्थिरता को बाधित करती हैं, मतलब जिसकी वजह से, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। मतलब ये एक तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है सोसाइटी के। तो इसके बारे में भी हमारे जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो हमारे बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, क्राइम क्या है, एक तरह से डिसफंक्शनल है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वायलेंस एंड बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को होता है। बट जो डरखाइम है वो ये मानते हैं कि क्राइम के कुछ पॉजिटिव फंक्शंस भी हमारे होते हैं। मतलब एक ही यूनिट के, फंक्शनलिस्ट जो थिंकर हैं वो हमारे मानते हैं कि एक ही यूनिट है, उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है किसी चीज़ का, एक नेगेटिव। जैसे क्राइम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्राइम के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि डरखाइम में किस तरह से क्राइम के पॉजिटिव इफेक्ट बताए हैं। क्योंकि क्राइम उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोशल कोहेजन, सामाजिक एकजुटता हमारी बढ़ाती है। अब क्राइम सामाजिक एकजुटता कैसे बढ़ाता है, तो क्राइम हमारा, सपोज कोई क्राइम क्राइम होता है, कोई गुनाह अपराध हमारी सोसाइटी में होता है, तो लोग क्या करते हैं, उस अपराध के लिए लोगों को जब पनिशमेंट मिलती है तो उससे दूसरे लोग हमारे एक तरह से इंस्पायर होते हैं कि ये जो गलत काम है ये हमें नहीं करना है, नहीं तो हमें भी ऐसी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या इस तरह से। तो ये क्या है, एक तरह से कोहेशन का, मोरल बॉन्ड जो है वो इंक्रीज करने का, जागरूकता बढ़ाने का हमारी सोसाइटी में काम करता है। तो इस तरह से ये हमारा क्राइम का पॉजिटिव फंक्शन है। बट नेगेटिव फंक्शन भी इसका है कि बहुत ज्यादा फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, संपत्ति को हानि, लॉस वगैरह, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो फंक्शनलिस्ट जो थिंकर हैं वो हमारे इस तरह से बात करते हैं कि कैसे किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। मतलब फंक्शनल और डिसफंक्शनल जो
एस्पेक्ट है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हमारे फंक्शनलिस्ट थिंकर बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया है, सोसाइटी में मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस भी होते हैं, तो इसके बारे में भी आर्क एंड मर्टन बात करते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं, जो इंटेंडेड हमारे हो, जो सोच समझ के हम जो चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका हम चाहते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन है, उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, आपको गाइड करना, आपको बेटर मतलब जो भी सोसाइटी के जो नॉलेज गेन करना है, वो हमारा एजुकेशन का मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेटेंट फंक्शन क्या है, कि ये एक तरह से आपको मतलब सोशलाइजेशन करने का मौका दे रहा है। आप अगर स्कूल में जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, उनके साथ घुल मिल सकते हो। तो ये उसका क्या है, एक तरह से लेटेंट फंक्शन है, कि ये इंटेंडेड नहीं है बट ये अल्टीमेटली हो रहा है उसके साथ। तो उन्होंने बताया हर सोसाइटी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। ये अभी हम लोग और डीपली पढ़ेंगे, बट अभी आप ब्रीफ समझ लिए। जब आर के मर्डन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो सारी चीजें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट एक ब्रीफ आइडिया अगर हम लोग समझें, तो मैनिफेस्ट फंक्शन प्रकट कार्य वो होते हैं जो हम लोग किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से करते हैं, एंड वही उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बट लेटेंट फंक्शन कौन से होते हैं, जो हम लोग सोचते नहीं है कि उसका ये कोई भी काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग सोचते नहीं है कि इसका ये परिणाम भी हमारा हो जाएगा। तो वो एक तरह से क्या होते हैं, लेटेंट फंक्शन, जो अनइंटेंडेड अनपेक्षित जो हमारे होते हैं, और जो हिडन होते हैं, एक तरह से डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल भी हमें नहीं होते। तो इस तरह के मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस भी हमारी सोसाइटी में होते हैं। मेलिनोस्की की हम लोग बात करें, तो मेलिनोस्की को हम लोग प्योर फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो इनका नेम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। प्योर फंक्शनलिस्ट हम लोग उन्हें बोलते हैं, कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वहां पर कैसे सारा सिस्टम चलता है। मेलिनोस्की ये मानते हैं कि हमारा जो कस्टम है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, आइडियाज है, वो सभी कुछ ना कुछ वाइटल फंक्शंस हैं वो फुलफिल करते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो हमारे इंडिस्पेंसिबल है, मतलब जिनके बिना हमारी सोसाइटी एक तरह से फंक्शन नहीं कर सकती है। तो कुछ इंडिस्पेंसिबल फंक्शंस भी उन्होंने सोसाइटी के बताए हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, सारे जो फंक्शनलिस्ट हैं वो उन्होंने मेनली 5 प्रोपोजिशंस हमारे बताए हैं फंक्शनलिज्म के। 5 प्रस्ताव उन्होंने साझा किए हैं। सबसे पहला क्या है, सोसाइटी बाकी सिस्टम्स की तरह एक तरह से ऑर्गेनिक सिस्टम या फिर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम भी हमारा तभी बनता है जब सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना इंटरकनेक्टेड पार्ट करें। अर्थ है, सन है, मून है, मार्स है, ये सभी अपनी तरफ से रोटेशन करेंगे, जिस तरह का उनका सिस्टम चलता है उस तरह से फंक्शन करेंगे, तो हमारा सोलर सिस्टम सही रहता है। जिस तरह से ऑर्गेनिक सिस्टम हमारा होता है, मतलब जैसे बॉडी का एग्जाम्पल दिया, जिस तरह से सारे ऑर्गन्स हमारे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो इसी तरह से उन्होंने ये एग्जाम्पल बताया कि सोसाइटी भी क्या है, बाकी सिस्टम की तरह एक तरह से सिस्टम है। जब सारे जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं वो जब अपना काम अच्छे से करेंगे, तो हमारी जो सोसाइटी है वो भी अच्छे से काम कर सकती है। सोसाइटी क्या है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट से हमारी बनी है। संबंधित और अन्योन्याश्रित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, मतलब इंटरकनेक्टेड, एक जो पार्ट है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट भी हैं। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं सोसाइटीज में, डिफरेंट जो भी रोल्स हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। हमारी जैसे फैमिली जो सिस्टम है वो मैरिज पे हमारे डिपेंडेंट है, और ये सब सिस्टम हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमारे जो भी सारे सिस्टम है सोसाइटी के, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आपस में हमारे इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है। तो इस तरह से उन्होंने बात की है। उन्होंने क्या बताया, सोसाइटी में हर पार्ट अपना खुद का फंक्शन करता है। इट मेक्स इट ओन कंट्रीब्यूशन टू द होल सोसाइटी एंड ऑल्सो फंक्शन इन रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स। मतलब कोई भी सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, वो खुद का अपना काम तो करता ही है, बट बाकी जो चीजें हैं उनके साथ में मिलके भी वो हमारा काम करता है, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी है वो पूरा साथ में मिलके अच्छे से फंक्शन अपना कर सके। जैसे अगेन सेम
ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो हार्ट अपना अलग काम करता है, किडनीज अपना काम करती हैं, लिवर अपना काम करेगा, स्टमक अपना काम करेगा। बट ये जो पार्ट है अल्टीमेटली रिलेशनशिप में सबके साथ काम कर रहे हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है वो साथ में फंक्शन कर पाए। सपोज ऐसा हो कि आपकी बॉडी में हर पार्ट अलग अलग काम कर रहा हो, किडनी अलग चल रही हो, हार्ट अलग चल रही है, तो क्या आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं ना। उसी तरह से फंक्शनलिस्ट ये मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, जब यहाँ पर भी सारे जो भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो साथ में मिलके जब हमारा काम करेंगे, तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर सकती है, तभी हमारी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व कर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बात की है। A change in one part brings about a change in other parts, or at least influences the function of other part, because all parts are closely connected। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर सपोज एक पार्ट में किसी चेंज होता है बॉडी के, तो बाकी जो भी पार्ट्स हैं उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे जो पार्ट है वो इंटर रिलेटेड है। सपोज आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं पेन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो बाकी बॉडी का सिस्टम है, सपोज आपके स्टमक में ही प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हेडेक होने लगता है, या प्रॉपर आप सोए नहीं हो, आपको कोई भी इशू हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारे पार्ट जो हैं वो इंटर रिलेटेड है। उसी तरह से सोसाइटी में सपोज आपका मैरिज जो सिस्टम है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, मैरिज में अगर आपकी मैरिज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपकी जो फैमिली है उस पर भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो वही सारे जो फंक्शनलिस्ट हैं वो इसी तरह से बात करते हैं कि डिफरेंट जो भी सिस्टम है वो आपस में हमारे जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में है आपस में, जिससे अगर एक पार्ट में कोई भी परिवर्तन, चेंज हमें देखने को मिलता है, तो उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हमें दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। इसके बारे में उन्होंने बात की है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है द एंटायर सोसाइटी और कल्चर फॉर विच वी कैन यूज द टर्म होल इज ग्रेटर देन द समेशन ऑफ इट्स पार्ट। तो उन्होंने क्या बताया है, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको अलग अलग पढ़ने से अच्छा जब हम इन्हें ऐसा साथ में ऐसे होल, कंप्लीट होल में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा अच्छे से वो हमारा काम कर सकता है। सोसाइटी को हम लोग सिर्फ एक पार्ट के उसमें रिड्यूस नहीं कर सकते, एज अ होल एक संपूर्ण तरीके से ही, भाग संपूर्ण तरीके से ही हमें जो सोसाइटी है उसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे हर सोसाइटी और कल्चर की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो ये भी हम लोग डरखाई में पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, आइडेंटिटी है, वो भी इस तरह से काम करती है कि अल्टीमेटली वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है। मतलब पूरी सोसाइटी किस तरह से सोचती है, थिंकिंग उनकी कैसे चलती है, कॉन्शियसनेस उनका कैसे चलता है, इस तरह से अल्टीमेटली वो हमारा काम करता है। तो इसके बारे में हमारे जो भी फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो हमारे बात करते हैं। तो आई होप ये जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मेन मीनिंग फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव का हमारा क्या है कि सोसाइटी क्या है हमारी बेनिफिट में, मतलब एक तरह से हार्मनी में, कॉपरेशन हमारी सोसाइटी में चलता है, सारे जो पार्ट है वो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ में हमारा काम करते हैं, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन हमारी कर सकती है। तो इस तरह से फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है वो हमारी सोसाइटी को डिफाइन करता है। तो ये भी हमारा एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है जो एज अ होल, एज अ ग्रुप हमारी सोसाइटी को देखता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो ये जो बेसिक मीनिंग्स हैं या बेसिक जो की पॉइंट्स है फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव के, वो आप सभी को ध्यान रखना है। फंक्शनलिज्म से कौन कौन से थिंकर्स हमारे रिलेटेड हैं वो नेम भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें इस तरह से हमें प्रिपेयर करनी है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की तरफ आ जाएं, तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, संघर्ष परिप्रेक्ष्य नेक्स्ट हमारा है, जहाँ पे जैसे फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है वो ये बात करते हैं कि सोसाइटी में क्या है, कॉपरेशन है, स्टेबिलिटी है, मतलब हार्मनी चलती है। लोग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, सब लोग साथ में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंटर रिलेट होके हमारे काम करते हैं, तो जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन कर सकती है। बट हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ये मानते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में रहता है। मतलब लोगों के बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है कि हमें अच्छा करना है या हमें अच्छा करना है, एक पावर एंड रिसोर्सेज के लिए हमेशा
कंपटीशन चलता है। रिसोर्सेज क्या है, हमारे जो भी सोसाइटी में जो भी संसाधन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो इसके लिए हमेशा कन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में चलता रहता है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे है, मतलब संसाधनों की कमी हमारी सोसाइटी में है। तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कंपटीशन लोगों के बीच में सोसाइटी में होता है, हर कोई चाहता है कि सपोज कोई एक ही चीज है, उसको चाहने वाले हमारे 5 लोग हैं, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हर कोई इसी चीज को सोसाइटी काम कर रहा है। तो ये मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है या लोगों के बीच में ये जो कंपटीशन है, ये हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में या इवॉल्वमेंट के लिए हमारे ज़रूरी है। तो इसके बारे में वो बात करते हैं। जैसे हम लोग यूजीसी नेट के एग्जांपल लें या किसी भी जॉब का एग्जाम्पल है, सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ही वैकेंसी है, अब उस एक वैकेंसी के लिए भी हमारे 10 लोग आज के टाइम पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सोसाइटी में कंपटीशन है, कन्फ्लिक्ट है। ये जो कंपटीशन कन्फ्लिक्ट है, इसी की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ रही है, इवॉल्व कर रही है। तो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर्स हैं वो ये बताते हैं कि स्टार्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब ये जो संसाधन है इनकी कमी हमारी सोसाइटी में है। लोग इनको पाने के लिए कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसको पाने के लिए लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी फंक्शन करती है। तो ये उन्होंने बताया है। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल भी हमारा एक मैक्रो लेवल अप्रोच है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फंक्शनलिस्ट भी मैक्रो है, ये भी हमारा माइक्रो है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो मेनली हमारे किस पे फोकस करते हैं कि जो भी चेंजेस हमारे सोसाइटी में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, संघर्ष की वजह से, क्या चेंजेस बदलाव हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, उसको मोस्टली हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं वो हमारा स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच लगभग हमारा 1960s में शुरू होता है, मतलब फंक्शनलिज्म के बाद हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आया था। जैसे अगर दिसंबर 2023 का आपने एग्जाम दिया, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता मुझे, जब आंसर की आएगी तो तभी पता चलेगा। बट आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि फंक्शनलिज्म जो है वो किसको हमारा रिजेक्ट करके आया था। फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है वो किसको हमारा रिजेक्ट करके आया था। तो ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। तो पहले जो है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आया था, जैसे ऑगस्ट कोम्टे है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ये सब स्टार्टिंग के हमारे थिंकर हैं। तो ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में मानते थे। फिर जैसे सोसाइटी हमारी आगे बढ़ी तो फिर फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे इमाइल डर्कहाइम है हमारे, इमाइल डर्कहाइम वगैरह हैं, ये सब क्या है, मेलिनोस्की, ये सब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। एंड फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट करके भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आया था। तो जो जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह हैं वो सब हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स जो हैं वो डर्कहाइम से पहले हमारे आते हैं। बट जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो एक तरह से माना जाता है कि फंक्शनलिज्म के बाद हमारा इमर्ज हुआ था। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, सीक्वेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आई होप ये बेसिक आइडिया जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, जैसे फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव हमारा स्टेबिलिटी कंसेंशन के बारे में बात करता है। कार्यात्मक वादियाँ जो हैं वो हमारे बात करते हैं कि हाँ, समाज में कैसे स्थिरता है, सहमति है हमारी सोसाइटी में। बट जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रगल है, लोग निरंतर संघर्ष करते रहते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो ये चीज़ मेन डिफरेंस है हमारा फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में। फंक्शनलिज्म ये मानता है कि सोसाइटी में सॉलिडेरिटी है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कंसेंसस वाली सिचुएशन है। बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की ये मानते हैं कि सोसाइटी में क्या है, स्ट्रगल है हमारा, हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। उन्होंने क्या बताया है कि सोशल बिहेवियर को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन के पर्सपेक्टिव से ही अच्छे से समझ सकते हैं। किस तरह से सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, हमारे डिफरेंट जो समूह हैं, वो किस तरह से
प्रतिस्पर्धा आपस में कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच में हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो यही बिहेवियर जो है उसको हमारा स्टडी करते हैं। उन्होंने ये बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है हमेशा वायलेंट ही हो, हमेशा हिंसक ही हो, बट कॉन्फ्लिक्ट सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे नेगोशिएशन हो सकता है, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, जनरल कंपटीशन हमारा हो सकता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, आप हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से कन्फ्लिक्ट है, मतलब कंपटीशन दोनों के बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आप उसको मारने लग जाओगे, उसका मर्डर वर्डर कर दोगे कि अगर तेरा एग्जाम हो गया मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो छुप छुप के मुझसे पढ़ रहा था, चीटिंग की है तूने, ऐसा तो हम लोग नहीं करते ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा बहुत ज्यादा टेंशन वाला हो या वायलेंट ही हमारा, एक फ्रेंडली कॉन्फ्लिक्ट भी हमारा हो सकता है, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में है। तो मेन रीजन ये उन्होंने हमारा बताया है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हमेशा ये मानते हैं सोसाइटी में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, इनइक्वालिटी है, डोमिनेशन देखने को मिलता है, स्तरीकरण, असमानता और वर्चस्व का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी और डोमिनेशन तो आप सभी समझते हो। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे लोग स्तरीकरण, मतलब लोग अलग अलग स्तर पर डिवाइडेड हैं, कोई हाई टॉप रैंक पे है हमारा, कोई लोअर रैंक पे हमारी सोसाइटी में है, मतलब किसी के पास हायर अथॉरिटी है, किसी के पास कम पावर है, रिसोर्सेज है। तो इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, जहाँ लोग अलग अलग स्तर, अलग अलग लेवल्स पे हमारे जो लोग हैं वो सोसाइटी में हमारे प्लेस्ड हैं। तो इसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमारा बात करता है। हिरार्की हमें देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी है, यही मेन कंसर्न है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट का। इनइक्वालिटी मतलब असमानता है सोसाइटी में, किसी के पास ज्यादा रिसोर्स है, किसी के पास कम है, मतलब समान इक्वल रिसोर्सेज सोसाइटी में सभी लोगों के पास नहीं है। तो उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो हमारे बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सिर्फ हमारा इसी में एंगेज नहीं है कि क्यों, क्या कॉन्फ्लिक्ट है या क्या समस्या है सोसाइटी में, बट उसके रिजोल्यूशन के लिए भी काम करते हैं, मतलब कैसे हम लोग इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोई भी समस्या हमारी सोसाइटी में है तो उसको हम लोग कैसे समाधान उसका कर सकते हैं, सोशल इक्विलिब्रियम हमारी सोसाइटी में कैसे अचीव हो, सामाजिक संतुलन कैसे हमारा हो सकता है सोसाइटी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी होती है, इनइक्वालिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, असमानता, स्तरीकरण, और इन सभी के बारे में हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं वो हमारा यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसी को समझने की वो हमारी कोशिश करते हैं। तो ये मेन थीम है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का। अब इनके जो मेजर थिंकर्स हैं उनका नेम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हमारे कौन कौन से जो थिंकर हैं वो हमारे बिलोंग करते हैं। सपोज ये आपको दे दिया गया, ऑप्शन में आपको 5-6 नेम्स दे देंगे, एंड फिर कोर्स में आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी इसमें से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हैं, बी सी डी हैं, डी ई हैं। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने होते हैं। तो जो थिंकर्स के नेम है वो आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन कौन से जो थिंकर्स हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग ही इनसे होती है। जॉर्ज एमेल है, डेरेनड्रॉफ, रेंडल कॉलिंस, लुइस कोजा, व्लादिमीर लेनिन, फ्रेडरिक एंगल, जेरहार्ड लेंस्की, हेगल एंड सी डब्ल्यू मिल्स। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं। अब ये जो थिंकर्स हैं इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, तो ये हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि किस थिंकर ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को किस तरह से हमारे डिफाइन किया है। तो वो हम लोग एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं, बाकी जब हम लोग थिंकर्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब अच्छे से डिटेल में कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो ये जो उनकी सारी चीजें हैं और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। पर एक ब्रीफ आइडिया हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कार्ल मार्क्स ने हमारे डिफाइन किया था। तो कार्ल मार्क्स हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल आइडियलिज्म की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के बारे में हमारे हेगल सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था, पहले क्या होता है, या इसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी हम लोग बोलते हैं,
कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी में पहले एक थीसिस होती है, मतलब कोई भी थ्योरी स्टोरी आप बिल्डअप करते हो, फिर उसको रिजेक्ट करके क्या होता है, हमारा एंटी थीसिस का आता है। इसको रिजेक्ट करके आप कोई थ्योरी अपनी बनाते हो, और इसको भी रिजेक्ट करके फिर हमारा क्या होता है, सिंथेसिस हमारा होता है। पहले कोई थ्योरी कोई आइडिया आपके माइंड में था, तो उसको आप लोग क्या, वो हमारा क्या हो गया, थीसिस हमारा हो गया। फिर उसको रिजेक्ट करके सपोज कोई न्यू आइडिया हमारा इमर्ज होता है, तो वो एंटीथेसिस मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। सिंथेसिस मतलब इन दोनों के जो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं उनको साथ में मिला के, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, साथ में मिला के जब हम लोग कोई नई थ्योरी नया आइडिया अपना डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो हमारा सिंथेसिस हो गया। तो ये जो चीज़ है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, इसके बारे में सबसे पहले जो है हेगल ने हमारी बात की थी, जो कि हमारे जर्मन थिंकर हैं, मार्क्स से सीनियर हमारे ये थिंकर हैं। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। अब ये जो चीज़ है, कार्ल मार्क्स ने ये जो पर्सपेक्टिव है अपनी स्टडी में फॉलो किया था, बट इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की थी। ये जो आइडियलिज्म वाली जो चीज़ें हैं, इससे कार्ल मार्क्स हमारे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने ये जो आइडियलिज्म जो चीज़ है, इसको चेंज करके मटेरियलिज्म कर दिया था। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो उन्होंने हेगल से लिया, और जो मटेरियल पर्सपेक्टिव है, ये हमारे एक और जर्मन थिंकर थे फ्यूअरबर्ग, जिससे उन्होंने ये जो मटेरियल चीज़ है उसको लिया, मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है सोसाइटी की, जैसे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा था। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, थ्योरी है उनकी, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस वाली, इसको उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें अप्लाई किया था। जैसे कार्ल मार्क्स का आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ा है। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टेजेस क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल सोसाइटी है, फिर स्लेवरी आती है, फिर फ्यूडलिस्टिक हमारा आता है, फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, फिर हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से सिस्टम चलता है। तो ये जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अप्लाई की थी, तो सपोज पहले थीसिस हमारी क्या है, हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल सोसाइटी हमारी है। फिर इसको रिजेक्ट करके हमारी क्या आती है, एंशियंट स्लेवरी सिस्टम हमारा आता है। फिर इन दोनों का जो मिक्सअप आइडियाज हैं उनको लेके हमारा एक और नया सिस्टम हमारा आता है, जो कि है फ्यूडल सोसाइटी। तो ये जो चीज है, हेगल का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो कंसेप्ट है, ये हेगल से इंस्पायर्ड होके कार्ल मार्क्स ने अपना यूज किया था। एंड इसी तरह से फिर आगे फ्यूडलिस्ट सोसाइटी हमारी रिजेक्ट होके कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है। इस तरह से ये हमारा सिस्टम चलता रहता है। तो ये जो राम कथा मैंने आपको सुनाई, उसका मतलब क्या था यहाँ पे, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वो ये बात करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक तरह से हमारा प्रोवाइड करता है बेस की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमारी किस तरह से चलती है। तो कार्ल मार्क्स ने मेनली अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसमें इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात की थी, कि यहाँ पे किस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन होता है डिफरेंट क्लासेस के बीच में इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हमारा सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसकी तरफ से ही हमारी सोसाइटी को देखते हैं, कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो काम करती है। तो उन्होंने क्या बताया, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट क्लासेस के बीच में, जैसे जो बुर्जुआ क्लास है और जो हमारी कैपिटलिस्टिक क्लास है, उसके बीच में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में चलता है। तो ये चीज़ उन्होंने हमारा डिफाइन किया था। तो उन्होंने क्या बताया था, जो बुर्जुआ एंड जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हमारा चलता रहता है। मतलब हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में कार्ल मार्क्स ने अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसमें डिफरेंशिएट किया था। हैव्स मतलब क्या होते हैं, जो हमारी बुर्जुआ क्लास है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज है, सारे संसाधन हैं, कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन, कैसे उत्पादन हम लोग कर सकते हैं सोसाइटी में। तो वो क्या है, हमारी बुर्जुआ क्लास है। हैव नॉट मतलब प्रोलिटेरिएट, जो हमारी वर्किंग क्लास है, जिनके पास खुद के अपने रिसोर्सेज नहीं है, खुद के अपने संसाधन नहीं, कि वो अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सके। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, उनकी जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें उन्होंने इसी के बीच में, मतलब हैव्स एंड हैव नॉट, जो हमारे बुर्जा एंड प्रोलिटेरिएट क्लास है हमारी है, उसमें किस तरह से हमारा
कॉन्फ्लिक्ट चलता है, संघर्ष इनके बीच में हमारा चलता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात की थी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लुइस कोजर की, तो उन्होंने क्या बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में, he was of the opinion that conflict is inherent not just in society but in the human person। तो वो ये मानते हैं कि सिर्फ सोसाइटी में नहीं बल्कि लोगों के बीच में भी आपस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे उन्होंने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेप्रिवेशन के बारे में बात की थी, निरपेक्ष और सापेक्ष अभाव के बारे में। निरपेक्ष एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन क्या होता है, जब आपके पास एब्सोल्यूट पूरी तरह से, जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, आपके पास कुछ भी ना हो, मतलब जैसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी हम लोग पढ़ते हैं ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या होता है, आपके बिल्कुल ही गरीब हो, आप अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। और एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन भी उसी तरह से होता है जब आपके पास अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां पर एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन होता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात करें, जब आप कंपैरिजन में लोगों को देखते हो, मतलब उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, हमारे पास कम है, एक दूसरे के कंपैरिजन में जब आप रिसोर्सेज को देखते हो, तो लुइस कोजर ये बताते हैं कि इसकी वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रांजिशन जब होता है हमारा एब्सोल्यूट से रिलेटिव में, मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं हो एंड जब आपके पास कुछ हो बट दूसरों के कंपैरिजन में कम हो, तो यहाँ पे जो है हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, संघर्ष की जो संभावना है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हमारे लुइस कोजर बात करते हैं कि इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में होता है। फिर हम लोग बात करें वो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरनल है ग्रुप्स में, बट इज मोस्टली मोस्टली ऑफ द लो इंटेंसिटी बट फ्रीक्वेंट टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल होता है, ग्रुप्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, काफी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो, लो इंटेंसिटी होती है, कम तीव्रता उसकी होती है, बट ये बार बार हमारा होता रहता है, हमेशा ये हमारा चलता रहता है। जब भी दो ग्रुप्स हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में साथ में आते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में हमें अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इंडिया में हमें कॉन्फ्लिक्ट को देखने को मिलता है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है, अमेरिका में गोरे और काले के बीच में, भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के बीच में, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में इस तरह से हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा चलता ही रहता है सोसाइटी में। तो इसके बारे में हमारे लुइस कोजर हैं वो हमारे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, लो इंटेंसिटी वायलेंस कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस मैकेनिज्म एंड टेंशन टेंस टू डिफ्यूज आउट। तो उन्होंने क्या बताया है, ये जो लो इंटेंसिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे हम लोग सॉल्व भी कुछ हद तक सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब अंडर कंट्रोल इंटरनल लॉ, जो हमारा कानून है, जो हमारा रखरखाव का जो कानून है उसके द्वारा हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम लोग कंट्रोल में करके अपने रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ such small conflict that it leads to better organization of administrative machinery and more evolved norms of conduct। तो लुइस कोजर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव फंक्शंस हमें बताए थे। ठीक है, बिल्कुल इस चीज को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। लुइस कोजर ने क्या किया था, कॉन्फ्लिक्ट के भी पॉजिटिव फंक्शंस हमें बताए थे। तो ये चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के भी पॉजिटिव फंक्शंस हमें बताए हैं। तो लुइस कोजर का नेम ध्यान रखना है। पॉजिटिव फंक्शन, सकारात्मक पहलू उन्होंने कैसे बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो जब ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सारे जो ग्रुप के लोग हैं वो एक तरह से साथ में आते हैं, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारा जो कानून है
जब वो ये सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करता है तो उसकी वजह से जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो भी नियम हैं, वो हमारे और बेहतर होता है और स्ट्रॉन्ग हमारा सिस्टम बनता है। इंटरनल कोहेशन हमें देखने को मिलता है। सपोज हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में हमारा कन्फ्लिक्ट हो, तो हिंदू कैटेगरी के जो लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सब आपस में एक साथ आ जाएंगे। मुस्लिम कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, वो सब आपस में एक साथ आ जाएंगे। तो इंटरनल जो कोहेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। वैसे क्या होता है, सपोज आपने कई बार नोटिस किया होगा, किसी रिलीजन के अगेंस्ट अगर लड़ाई चल रही है ना, तो वो रिलीजन में आपस में हमें सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है। सपोज वैसे जो सारे हिंदू हैं वो अलग अलग हमारे रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। बट जब हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में आपस में फाइट होती है, तो वो जो सारे हिंदूज हैं वो हमारे साथ में मिलके आ जाएंगे, एक तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया। एक और सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल लें, सपोज इंडिया पाकिस्तान का हमारा मैच चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वैसे जो सारे हमारे इंडिया के लोग हैं वो सब अलग अलग अपने काम से मतलब रखते हैं। बट इंडिया पाकिस्तान का मैच है या इंडिया पाकिस्तान की सपोज लड़ाई हमारी हो रही है, तो जो सारे इंडिया के लोग हैं वो सब एक साथ हमारे आ जाएंगे। तो इंटरनल कोहेजन, आंतरिक एकजुटता हमें लोगों के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से पॉजिटिव फंक्शंस हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट के, जिसके बारे में लुइस कोजर हैं वो हमारी बात करते हैं। तो आई होप ये जो सारी चीजें अब आपको अच्छे से क्लियर होंगी एंड कोई भी डाउट इसमें आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें डेरेनरॉफ की, तो उन्होंने क्या बताया है, सोसाइटी में क्या होते हैं, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस हमारे होते हैं। डिफरेंट जो यूनिट्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, उनमें क्या होता है, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, अनिवार्य रूप से संबंधित संघ हमारा कहा जाता है। मतलब हमारा क्या होता है, सोसाइटी में जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो अ, एक तरह से हमारा साथ में ही काम कर रही हैं। हालांकि उनमें जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, पर वो कुछ हद तक हमारी सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से साथ में आके एक एसोसिएशन के फॉर्म में हमारी काम करती हैं। तो ये चीज़ भी डायरेक्टली आपको नोट डाउन करनी है। अब नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने आपको अलग अलग थिंकर्स बताया, उन्होंने किस किस के बारे में बात की है, तो शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लिखा, कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो इसके आपके बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी नोट्स हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आप क्या करोगे, जो सिंपल की पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो कि यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इनइक्वालिटी, डोमिनेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स में आप लोग कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर कार्ल मार्क्स का आप लोग लिखोगे। कार्ल मार्क्स ने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है, तो हैव्स एंड हैव नॉट, बुर्जो एंड प्रोलिटेरिएट के बारे में उन्होंने बात की है। फिर लुइस कोजर का हमने बात की, तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव फंक्शंस हमें बताए हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर हम लोग डेरेनटॉफ की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने हमारा इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन जो है इसके बारे में बात की है। तो इस तरह से आप ये जो शॉर्ट नोट है वो आपने बना सकते हो कि किस थिंकर ने किसके बारे में बात की है, कैसे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत लेंदी नोट्स बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। थिंकर का नेम लिखिए, जो उन्होंने की पॉइंट के बारे में बात की है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से याद होंगी। तो आई होप अब आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं। डेनेटॉफ हमारी क्या मानते हैं, सोसाइटी में क्या है, कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में है। ये अगेन एक कीवर्ड है हमारी डेरेनटॉफ का। वो ये मानते हैं सोसाइटी में कंसेंसस भी है और कन्फ्लिक्ट भी है, सर्वसम्मति भी है और संघर्ष भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो अभी आपने डेरेनटॉफ का लिखा, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट आप डेरेनटॉफ के लिए लिखोगे कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में, ये हमारे बात करती हैं। तो इसके बारे में डेरेनरॉफ ने हमारी बात की है कि किस तरह से कोहेजन एंड पावर कंट्रोल हमारी सोसाइटी में होता है। इंटीग्रेशन और कन्फ्लिक्ट हमें सोसाइटी को देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। वो ये मानते हैं डेनड्रॉफ कि सोसाइटी हमारी सरवाइव नहीं कर सकती अगर कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट दोनों साथ में हमारी सोसाइटी में ना हो। सिर्फ कॉपरेशन पे भी हमारी सोसाइटी नहीं चलती, सिर्फ कन्फ्लिक्ट पे नहीं चलती, दोनों को साथ में हमारा होना चाहिए। तो इसके बारे में, कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में हमारे जो डेरेनटॉफ हैं वो हमारे बात करते हैं।
he felt that because without conflict there can be no consensus and also consensus lead to conflict। तो वो ये मानते हैं conflict के बिना consensus या हारमोनी सहमति भी हमारी नहीं हो सकती, और जो सहमति है उसकी वजह से भी आगे conflict हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, डेरेनरॉफ जो है वो सोसाइटी में कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में हमारे बात करते हैं। फिर हम लोग बात करें अगेन, जो थर्ड पॉइंट आप लोग लिखोगे डेडेंटॉफ का, उन्होंने सोसाइटी में थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हमें बताए हैं। कौन कौन से थ्री ग्रुप्स उन्होंने बताए हैं? तो क्वाजी ग्रुप उन्होंने बताया है, क्वाजी ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड थर्ड जो उन्होंने बताया है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो हमारा डेरेनरॉफ ने बताया है। तो इनका भी नेम आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है? क्वाजी ग्रुप और एग्रीगेट्स ऑफ इनकम्बेंट्स ऑफ पोजीशन विद आइडेंटिकल रोल इंटरेस्ट। मतलब क्वाजी ग्रुप में ऐसे लोग हमारे आते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट हमारा होता है, जो सेम थिंकिंग से, सेम पर्पस से हमारे किसी उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्वाजी ग्रुप होंगे। दीज आर द रिक्रूटिंग ग्राउंड ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप, जिसे इंटरेस्ट ग्रुप हम लोग बोलते हैं। तो ये जो सिमिलर इंटरेस्ट है लोगों का, ये हमारा सेकेंड टाइप जो ग्रुप जो है उसको हमारा इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके बाद हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो इमर्ज होते हैं। तो क्वाजी ग्रुप में क्या हो गया? ऐसे लोग जिनका सिमिलर रोल इंटरेस्ट है, जो सिमिलर पोजीशन के लिए हमारा काम कर रहे हैं, ये जो सिमिलर रोल इंटरेस्ट है लोगों का, वो आगे जाके हमारा जो इंटरेस्ट ग्रुप है उसमें हमारा कन्वर्ट हो जाता है। एंड आउट ऑफ ऑल मैनी इंटरेस्ट ग्रुप इमर्ज कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। और ये जो सिमिलर इंटरेस्ट है, जैसे अभी हमने पढ़ा डेरेनरॉफ क्या बात करते हैं, कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो जब लोगों के बीच में कंसेंसस होगा तो एक टाइम के बाद हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। तो सिमिलर चीज के लिए, अगर आप सिमिलर पोजीशन के लिए आप पार्टिसिपेट करोगे, सिमिलर इंटरेस्ट लोगों का होगा, तो आगे जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कॉन्फ्लिक्ट भी हमें लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ये जो ग्रुप है वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट में ग्रुप होंगे, एंड अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है हमारे लोगों के बीच में, वो हमारा इमर्ज होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। Dahrendorf felt that the concept of latent and manifest interests of quasi-group, interest group and conflict groups were basis to an explanation of social conflict। तो सिंपल उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से क्वाजी ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप की बेसिस पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में डेरेनरॉफ हमारी बात करते हैं। तो डेरेनरॉफ का भी ये जो तीनों कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड ये जो उनके टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इनका मीनिंग आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी राइट मिल की। तो इन्हें हम लोग फाउंडर बोलते हैं मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न सोसाइटीज में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बात करता है। तो वो ये बताते हैं हमारी सोसाइटी डिफरेंट स्ट्रक्चर में बिल्ड होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कोई हाई पोजीशन पे होता है हमारी सोसाइटी में, कोई लोअर पोजीशन पे होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में देखने को मिलता है। मतलब जो एलाइट्स होते हैं हमारे, सी राइट मिल्स की जो बुक है हमारी, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, बहुत फेमस इनकी ये बुक है हमारी। इसका नेम आपको ध्यान रखना है, जिसमें इन्होंने एलाइट्स के बारे में बात की थी। एलाइट्स मैंने आपको विल्फ्रेडो पेरेटो के टाइम पे समझाया था, एलाइट्स हमारे क्या होते हैं। तो सी राइट जो मिल्स हैं वो इसके बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में ये जो एलाइट्स हैं, ये इनके पास पावर होती है, दूसरों के पास नहीं होती, तो इसलिए सोसाइटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको सी राइट मिल्स के बारे में ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, आधुनिक संघर्ष सिद्धांत के संस्थापक के रूप में भी इन्हें हम लोग जानते हैं। तो ये चीज आपको स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है सी राइट मिल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करें रैंडल कॉलिंस की। तो इन्होंने माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव अपना दिया था मैक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। अब ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है रैंडल कॉलिंस के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने माइक्रो पर्सपेक्टिव से हमारा बताया था। वैसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये हमने पढ़ा, बट इन्होंने माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव के कुछ एलिमेंट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में अपने स्टैंड ऐड किए थे। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है रैंडल कॉलिंस के बारे में, ये आपको नोट डाउन करनी है।
उन्होंने बताया था कि रिलेशनशिप यहाँ पे लोगों के बीच में एंटागोनिज्म, डोमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट हमें लोगों के बीच में देखने को मिलता है, बट सॉलिडेरिटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मार्क्सियन थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन फॉर मल्टी कॉजल वर्ड। तो जैसे मार्क्स जो है वो हर चीज का कारण क्या बताते हैं, इकोनॉमी ही हमारा हर चीज का कारण है। जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रही है, वो कन्फ्लिक्ट या इकोनॉमी में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसके बीच में, कैपिटलिस्ट बोर्जोआ प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से मार्क्स ने बताया था। तो कार्ल मार्क्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आप मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन फॉर मल्टी कॉजल वर्ल्ड, मल्टी कॉजल मतलब हमारे समाज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी घटना के होने के, तो उनका सिर्फ मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक ही आप उनकी एकाकारक व्याख्या आप उनकी नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने मार्क्स को हमारा क्रिटिसाइज किया था। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो नोट डाउन करना है। रैंडल कॉलिंस ने क्या मार्क्स को किस तरह से क्रिटिसाइज किया था, मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टी कॉजल वर्ल्ड, मतलब किसी भी घटना को होने का हमारे समाज में सिर्फ एक ही कारण नहीं हो सकता, बहुकारणीय वो हो सकती है, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी चीज के। तो इस तरह से रैंडल कॉलिंस ने डिफाइन किया था। एंड माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव से उन्होंने हमारा कॉन्फ्लिक्ट को बताया था। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं हमारे जिन्होंने फंक्शंस हमें बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कि हमारी सोसाइटी में जो संघर्ष है उसका कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जो हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो उसमें आपको दो थिंकर्स का नेम याद रखना है। एक तो है हमारे जॉर्ज सिमेल एंड दूसरा है लुइस कोजर। लुइस कोजर का तो अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने पॉजिटिव फंक्शंस हमारे बताए थे कॉन्फ्लिक्ट के। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। एंड जॉर्ज सिमेल उन्होंने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नेसेसरी है हमारी सोसाइटी के लिए, नेचुरल पार्ट है सोसाइटी का, ये लोगों को इंटीग्रेट करने का काम करता है, इसका अपना फंक्शन है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने बात की है कॉन्फ्लिक्ट के भी पॉजिटिव फंक्शंस, या फंक्शंस हमारे किसके होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शंस के बारे में किन थिंकर्स ने हमारी बात की है। तो आपको जॉर्ज सिमेल एंड लुइस कोजर का जो नेम है वो यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जॉर्ज सिमेल के बारे में एकीकृत करने की उन्होंने बात की थी। लुइस कोजर हमारी बात कर दे कि किस तरह से सोसाइटीज जो हैं वो हमारी फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शंस भी एक तरह से प्रोवाइड करती हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। अब मैक्स वेबर हैं, इनका नेम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑल्दो मैक्स वेबर हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं आते, इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव को ये हमारे फॉलो करते हैं। ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव हमारा किस बारे में बात करता है कि हम लोग कोई भी जो भी सिचुएशन है उससे मीनिंग्स हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। बट मैक्स वेबर ऐसे थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहले डेफिनेशनल डिस्क्रिप्शन दिया था एज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को हमारा बुलाया था, सामाजिक संबंध के रूप में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को हमारा डिफाइन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैक्स वेबर हमारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर नहीं है। तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को क्यों डिफाइन किया, किस तरह से डिस्क्राइब उन्होंने किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी हमारा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्होंने एक डेफिनेशनल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था कॉन्फ्लिक्ट का एज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से लोगों के आपस में रिलेशन है, किस तरह से संबंध है सोसाइटी में लोगों का आपस में। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को हमारा डिस्क्राइब किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको फंक्शनलिज्म और ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है हमारा ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे जरूर जो हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें आप जरूर बता सकते हैं। आज न्यू ईयर है तो आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करो, इसलिए मैंने लाइव क्लास नहीं ली, क्योंकि अ, मुझे लगा था शायद स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। बट कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट हम लोग अपनी लाइव क्लासेस भी लेंगे तो आप लोग उसमें मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। वैसे अगर आप इजीली रिवाइज करोगे, फिर से एक बार दो बार चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमारे क्या डिफरेंसेस होते हैं फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये भी एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं।
फंक्शनलिज्म क्या है? सोसाइटी को एज अ ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हमारे मानते हैं, जहाँ सारे जो भी पार्ट हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी, कोहेजन में हमारा काम कर रहे हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ये मानता है सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी सोसाइटी में। किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम है। तो इस तरह से वो हमारी सोसाइटी को डिफाइन करता है। फंक्शनलिज्म हमारे क्या मानते हैं? सोसाइटी में जो भी होता है वो एक अच्छे कारण से होता है। एवरीथिंग इन सोसाइटी हैपन्स फॉर द लार्जर गुड एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम ओकेशंस। मतलब कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारी सोसाइटी में होता है वो किसी अच्छे काम के लिए या भलाई के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो इस तरह से हमारे जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो हमारे बात करते हैं। इनके अगेंस्ट अगर हम लोग देखें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो वो हमारा बात करता है यहाँ पर लोग क्या है, दूसरों की कीमत पे खुशी है। मतलब कोई अगर दुखी है तो उसके बेसिस पे दूसरे खुशी हैं। कि किसी को अगर जॉब, जैसे मैंने पूरे उसमें जॉब का ही आपको एग्जांपल दिया, सपोज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, तो एक किसी पर्सन को सीट नहीं मिली, उसके पर्सन में आपको सीट मिल गई। तो दूसरे जब दुखी हैं तभी हम लोग ज्यादा यहाँ पर खुश हो पाते हैं। मतलब दूसरों की खुशियों की कॉस्ट पर, कीमत पे हम लोग अब खुश हो पाते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो हमारे बात करते हैं। फंक्शनलिज्म मानते हैं कि सोसाइटी क्या है, हमारे कॉपरेशन के थ्रू काम करती है। मतलब यहाँ पे लोग हारमनी में एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की ये मानते हैं सोसाइटी में क्या है, एंटागोनिज्म है, लोग एक दूसरे के अपोजिट इंटरेस्ट में हमारा काम करते हैं। फंक्शनलिज्म का अपोजिट हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है, एंड कॉन्फ्लिक्ट के अपोजिट हमारा फंक्शनलिज्म है। फंक्शनलिस्ट जो है सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और जो क्राइम है उसको ज़रूरी और नेसेसरी चीज़ें हमारे मानते हैं। तो क्राइम्स भी कैसे ज़रूरी है वो हमारा डरखाइम इसके बारे में बात करते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमारे बताते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्राइम इसलिए होते हैं हमारी सोसाइटी में, सो दैट जो रिच क्लास है उनको बेनिफिट मिल सके, वो अच्छे से हमारे रह सके। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है इससे जो रिच क्लास है उसी को तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। तो वो तो चाहेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। तो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं वो हमारे बात करते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, प्रकार्यवाद में हमें एकता और सामंजस्य लोगों के बीच में देखने को मिलता है, मतलब कॉपरेशन। एंड संघर्ष में हमें यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो असमान रूप से वितरित हैं, जिसकी वजह से संघर्ष हमें देखने को मिलता है। समाज में जो कुछ होता है वो भलाई के लिए होता है, और यहाँ पर लोग दूसरों की कीमत पर हमारा खुश होते हैं। समाज में सहयोग, समाज हमारा सहयोग से कार्य करता है, ऐसा हमारे फंक्शनलिस्ट थिंकर्स मानते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स मानते हैं कि समाज में हमें संघर्ष और विरोध हमेशा देखने को मिलता है। प्रकार्यवाद हमारा संघर्ष का बिल्कुल विकल्प है, अपोजिट है। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारा फंक्शनलिज्म के अपोजिट में है। सामाजिक स्तरीकरण और जो अपराध है वो जरूरी है हमारी सोसाइटी में, ऐसा फंक्शनलिस्ट मानते हैं। एंड सामाजिक स्तरीकरण और अपराध इसलिए होते हैं ताकि अमीर सुखी रह सकें, तो ऐसा हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो हमारा मानते हैं। तो आई होप आपको ये जो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं सोसाइटी के वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखना, आपको आई एम श्योर अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपका होता है तो आप मुझसे अपकमिंग जो हमारे क्लासेस है उसमें ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी तरह से आपको अब अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल की क्लास में हम लोग एमाइल डर्कहाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कल से हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरह से बेस है आपका कार्ल मार्क्स और एमाइल डर्कहाइम को समझने के लिए। तो इसलिए ये जो चीज़ें आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो ये आप लोग अच्छे से समझिए, इनको प्रिपेयर कीजिए। फिर कल हम लोग एमाइल डर्कहाइम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो, एंड इसी तरह से आगे अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।